हाय एवरीवन, दिस इज़ योर रिया। वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज़ गाइस। तो आज से हम लोग क्लास 11 की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के साथ। देखो भाई, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, तो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है वैष्णवी राठौर और मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है, वो भी क्वालिटी के साथ। तो शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। देखो भैया, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैं लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना, सबसे पहले तो लिविंग के बारे में जानना कि लिविंग क्या होता है। देन फिर हमें लिविंग वर्ल्ड, हमारे अराउंड जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हमें उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम मतलब कि हमें बस ओवरव्यू, हर चीज़ का ओवरव्यू लेना है, बस सिंपल से इतना फंडा समझ लो। ठीक, तो शुरू करते हैं लाइफ के साथ। लाइफ इट इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म इट्स बेसिक यूनिट। लाइफ क्या होता है? यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, जो कि खुद को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं टू फॉर्म इट्स बेसिक यूनिट। हम लोगों ने क्लास 9 में बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ रखा है। क्लास 9 सेल के बारे में पढ़ रखा है कि सेल जो होती है वो किसी भी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना। एक और चीज़ है लाइफ के बारे में कि पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ जो होती है वो पावर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे मैं बात करती हूँ, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाने के लिए हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हमें अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर चलाना है तो उसके लिए लाइफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइफ एक्ट करती है एज अ पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ना आप जानते हैं यहाँ पर जो लिविंग वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक, देखो, लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस। लिविंग ऐसी चीज़ होती है जो अलाइव हो, जो जिंदा हो, है ना, जो चल सके, जो मूव कर सके, जो ग्रो कर सके, है ना, जो रिप्रोड्यूस कर सके, ये तो लिविंग होता है। ठीक, सिंपल, समझ में आना। लिविंग कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई। लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस। समझ गए ना? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये कोई चीज़ है, ये लिविंग है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? देखो जरा वहाँ पर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिख जाते हैं। मोस्ट कॉमनली हमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी दिखता है। हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और हर ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी करता है। मतलब कि अपने जो इन्वायरमेंट होता है वो सेंस करता है। हर लिविंग करता है ना, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाता है। समझे? तो ये मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिख जाते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ मेटाबॉलिज्म की, सेल्फ रेप्लिकेशन की, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं। मेटाबॉलिज्म ये सब पर बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन न को लेना ना। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके डिफाइनिंग फीचर हैं। कैसे डिफाइनिंग फीचर? अब मैम कहोगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर, ये क्या है मैम? तो देखो भैया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। देखो लिखा भी हुआ है ना, प्रेजेंट बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझे? लिविंग में भी होंगे, नॉन लिविंग में भी होंगे। ठीक, अब इसमें कुछ ऐसे हैं फीचर्स जो कि लिविंग में ही पाए जाते हैं और नॉन लिविंग में पाए जाते हैं। आप मुझे बताओ कमेंट करके अभी के अभी कि इसमें कौन से ऐसे लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है ना। बात करते हैं सेकेंड टाइप विच इज़ डिफाइनिंग फीचर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करने वाली बात क्या है? किसको डिफाइन करेंगे? लिविंग को डिफाइन करेंगे ना। किसको डिफाइन करेंगे? लिविंग को डिफाइन करेंगे ना भाई। तो देखो भैया, ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं शो करता। और ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं लिविंग टर्म को कि हाँ, ये चीज़ जो है ये लिविंग है। ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। समझ गए? इसके पहले चलो मैं बता देती हूँ कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कौन से डिफाइनिंग फीचर है। फिर वन बाय वन क्या करेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे, या फिर काम करते बाद में बताऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं बता रही। अभी आप क्या करो, जस्ट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अभी जहाँ यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है ना वो इनफ है। समझ में आ रहा? इतना इनफ है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बताऊंगी आपको। चलो फटाक से लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब भाई ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? हमको ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखती है।
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ ग्रोथ करते हैं? तो आपका ये जो ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यस गाइस, ग्रोथ जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ लिविंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। यस गाइस, ग्रोथ नॉन लिविंग कैसे शो करते हैं मैं बताऊंगी अभी जस्ट आप लिविंग को समझो सबसे पहले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ शो करते हैं। फर्स्ट थिंग, ग्रोथ आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या करते हैं? ग्रोथ को शो करते हैं। क्लियर हुआ ना? हम बात करते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की। अब आप कहोगे कि हम मतलब मैम किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई चीज़ ग्रोथ शो कर रही है? तो दो बेसिस होते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ है वो ग्रोथ शो कर रही है। फर्स्ट क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है। सिमिलरली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी चीज़ में इंक्रीज इन मास हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस किसी भी चीज़ में मास का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है। समझ में आ गया ना? बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। किसके थ्रू ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। समझ गए ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वहीं यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल सेल होती है। क्लियर हुआ ना? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी आप प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हो। सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स में बात करती हूँ, प्लांट्स जो होते हैं वो अपने थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करते हैं। मतलब जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा प्लांट को काट दो फिर भी वो ग्रो करते रहते हैं। फिर भी प्लांट हम मान लो प्लांट को उसका आधा कर दिया तो भी वो ग्रो कर जाता है ना, कर जाता है ना। तो प्लांट क्या होते हैं अपने कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। वहीं मैं बात करती हूँ एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स जो होते हैं सर्टेन एज तक ग्रो शो करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली हम भी एनिमल्स की कैटेगरी फॉलो करते हैं ना, तो हम भी सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। अगर आपने कहीं ऐसा देखा है कि मतलब कि बढ़ता ही चला जा रहा है तो प्लीज़ हम टेस्ट वगैरह करवा लेना, क्योंकि ऐसा नहीं होता, एक सर्टेन एज तक ही हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। समझ में आ गया? एनिमल्स जो होते हैं वो सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, वहीं प्लांट्स जो होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करते हैं। बात करते हैं हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। देखो गाइज, अगर मान लो हमारी कहीं इंजरी हो जाती है तो उस बॉडी के हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए नई सेल्स उस जगह पे आ जाती हैं। लेकिन ये कहो कि उसके बाद अगर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया देन उसके बाद कोई भी सेल में इंक्रीजमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया इतनी बात? नाउ बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रो करते हैं, बट उनमें क्या होता है जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं वो सिनोनिमस होते हैं। मतलब कि अब आप कहोगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर सकता है? अगर सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो कर रहा है मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही तो होगा। तो देखो मान लो लेट से आपका अमीबा है, ये आपका मैंने अमीबा का डायग्राम बना दिया, ठीक। अमीबा अगर रिप्रोड्यूस करता है कैसे करेगा? दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। रिप्रोडक्शन किया इसने, दो सेल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक सिंगल, ये अमीबा यहाँ पे एक सिंगल सेल थी, ये एक सिंगल सेल थी, इसने खुद को डिवाइड कर लिया दो सेल्स में। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ऑब्वियसली बातें हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं अमीबा ने रिप्रोडक्शन तो किया है, उसके साथ ही साथ उसने ग्रोथ भी शो करी है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं वो सिनोनिमस होते हैं एक दूसरे के। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। वही मैं बात करती हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे लिंक तो होते हैं, एक दूसरे से लिंक तो होते हैं, बट क्या होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट नहीं होते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट नहीं होते हैं तो हम क्या होते हैं, वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ में आया? क्या लिखा हुआ है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी ग्रोथ एक कैरेक्टर से फीचर होता है, उसको ट्विन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन मास। देन फिर हमने बात करी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं।
फिर हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर में क्लासीफाई किया। मल्टी सेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स में किया, देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल होती है। मल्टी सेलुलर में प्लांट्स होते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करते हैं, वही एनिमल्स होते हैं सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, ठीक है। इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होती है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है, वहीं इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है ना। बात करते हैं नॉन लिविंग के बारे में। क्यों नॉन लिविंग, क्यों आपका जो ग्रोथ है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके बारे में बात करते हैं। नॉन लिविंग में क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शोज ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक सैंड ड्यून पड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हो उस सैंड ड्यून को अपनी हाइट के बराबर लाना, तो क्या अगर आप क्या करोगे, आप सैंड डालोगे, उस पर सैंड डालोगे तो नंबर ऑफ उसका मास जो है, मास में इंक्रीजमेंट होगा, मास में इंक्रीजमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ होगी, क्योंकि हमने ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में देखा भी है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और इंक्रीज इन मास। अगर किसी सब्सटेंस में या तो सेल्स इंक्रीज हो रही हो या मास इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर भी मास का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है, समझ गए, बाय इंक्रीज इन मास। ना ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक, यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद ही मैंने मिस भी करी है। हाँ देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, कैसी, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। वही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिखना चाहूँगी, मैं पहले पेन चेंज कर लेती हूँ, जस्ट वेट। हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। वही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होती है ग्रोथ वो एक्सटर्नल होती है, हमने बाहर से उसके ऊपर सैंड डाली तब वो सैंड ड्यून बड़ा हुआ, तब उसकी ग्रोथ में इंक्रीज ग्रोथ हुई, तो लेकिन तो इसमें मतलब इसका मतलब ये हुआ जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक्सट्रिंसिक होती है ना। बात बताओ मुझे, डेड ऑर्गेनिज्म, एक मरा हुआ इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो क्या वो जिंदा नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब वो मर तो चुका है, बट क्या वो जिंदा, मतलब क्या उसको नॉन लिविंग कैटेगरी में डाल दोगे आप? कोई भी चीज़, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो क्या आप उसको नॉन लिविंग में डाल दोगे? ऐसा तो नहीं होता है, भले ही उसकी हर एक चीज़, उसका मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग सब कुछ डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लिविंग की कैटेगरी में आता है ना। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organism। ग्रोथ जो होती है वो उसे हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये लिविंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। सो दिस इज ओवरऑल फॉर ग्रोथ टॉपिक। अभी के लिए क्या करना है, आपको जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपन का होगा रिप्रोडक्शन, तो लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो भैया, ऐसा है जिस तरह से ग्रोथ आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, सिमिलरली रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आप कहोगे देखो ग्रोथ में तो मान सकते थे कि हाइट का ग्रोथ हो सकती है नॉन लिविंग में, लेकिन नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहाँ बोला कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अरे मैम ये क्या बोल दिया आपने, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते? हाँ बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके म्यूल, आपका वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन आपका कैरेक्टर से फीचर इसलिए होता है बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म आइदर स्टेराइल और इनफर्टाइल लाइक म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। म्यूल की बात करती हूँ तो म्यूल को आप हिंदी में खच्चर बोलते हो, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। म्यूल बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रीडिंग करवाते हैं, आई थिंक हॉर्स और डंकी की, अब मुझे कन्फ्यूज़न है कि मेल हॉर्स है कि फीमेल, लेकिन हाँ जब मेल हॉर्स और डंकी की ब्रीडिंग करवाते हैं तो हमें म्यूल ऑब्टेन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ में आ गया? इसको हिंदी में हम लोग खच्चर बोलते हैं। सिमिलरली वर्कर भी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। समझ गए ना? अब बात करते हैं, अगर मैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करती हूँ तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी possessing feature from more or less similar to those of parents। ठीक है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो मुझे आपको बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में अच्छे से पढ़ के आए हुए होंगे। ठीक है, नाउ इन वेरिएबिलिटी एंड इम्प्लिसिटी इज रिफर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखो भैया, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसमें वेरिएबिलिटी आती है।
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही बताना चाहता है। नाउ बात करते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ क्या यूनिसेलुलर सब रिप्रोडक्शन करते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यूनिसेलुलर, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। ये जो आपको पता है सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ शो करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ शो करते हैं, मतलब इनमें नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीजमेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटीनेमा ऑफ मॉसेस, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। वही मैं बात करती हूँ फंजाई, सेकेंड फंजाई का रिप्रोडक्शन करने का होता है स्पोर। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ बात करते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा के बारे में। ईस्ट और हाइड्रा बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। आपको पता है रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस? नहीं पता है तो क्लास 10th में मैं आपको बताने वाली हूँ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में बताऊंगी इसके बारे में आपको डिटेल में, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, अगर आपको नहीं पता है तो वाला वीडियो मेरा देख लेना, ठीक है। नाउ बात देखो, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि रिप्रोडक्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है आपके, क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज़ नॉट आर डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। भले ही आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा था। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। आप कहोगे कि मैम आपका ग्रोथ जो था वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, आपका रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? नहीं बच्चा लोग, मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है, बल्कि होता है एक डिफाइनिंग फीचर। यस, मेटाबॉलिज्म आपको बता देता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। समझ में आया क्यों? अब बात ये तो क्लियर होगा, नॉन लिविंग में नहीं होता ना। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मेटाबॉलिज्म, ठीक। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मैम कब से मेटाबॉलिज्म बोले जा रही हो, बता तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। चलो बताते हैं। मेटाबॉलिज्म देखो भाई, हमारे जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं ना, वो सब के सब केमिकल से मिलके बने हुए होते हैं। अब केमिकल से मिलके बने तो केमिकल रिएक्शंस तो होंगी ही होंगी। जो हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें जिसमें फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। वही कैटाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ब्रेक डाउन होता है। नाम से समझ में आ रहा है, एना में आना मतलब कि वो बुलाती है कि रिएक्शंस करो हमारे साथ, तो वो एनाबॉलिज्म होगी। कैटाबॉलिज्म कट, तो काट से बेसिकली आप कह सकते हो मतलब ब्रेक डाउन, काट, सिंपल सा है ना। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्लियर हो गया। नाउ बात करते हैं हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं विच अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस एक साथ टेक्स प्लेस होती हैं। समझ गए? नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग बाहर भी देख सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम मतलब कि सेल मतलब होंगी, हमने क्या किया, किसी यूनिट सेल को बाहर कर दिया और उसमें रिएक्शंस परफॉर्म करी, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर भी दिख सकती हैं। क्लियर? Now an isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor living। जो metabolic reactions outside the body perform की जाती है वो ना ही living होती है ना ही non living होती हैं, ठीक है। And isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। जो vitro culture में हम लोग metabolic reactions perform करते हैं वो भले ही वो living things ना हो, लेकिन but surely they are living reactions। क्लियर हुआ? ये था भाई ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के बारे में। हाँ, मेटाबॉलिज्म बेसिकली डेफिनेशन बता देती हूँ। सम ऑफ ऑल
केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में आप इसको स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ कॉन्शियसनेस। फटाफट से लो। नाउ अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस आपका एक डिफाइनिंग फीचर होता है। क्या होता है? एक डिफाइनिंग फीचर होता है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो गाइस अगर ह्यूमन बींग्स कोमा में होते हैं जब, तो तब उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, फिर भी वो लिविंग होते हैं ना। बस उनका मशीन से हम लोग उनको ज़िंदा रखते हैं, तो अभी भी कॉन्शियस होते हैं ना। तो इसी वजह से मैंने बोला ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फीचर हो जाता है। नाउ अगर बात करती हूँ, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज़। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सभी अपने अंदर अपने सराउंडिंग से बेसिकली काफ़ी वो अवेयर रहते हैं कि उनके अपने अंदर कोई केमिकल को इंटर नहीं होने देते हैं, राइट। अब मैं बात करती हूँ फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो ड्यूरेशन ऑफ द डे इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें फोटो पीरियड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो फोटो पीरियड अगेन एक कॉन्शियसनेस वाली ही बात हो गई ना, कि वो वहाँ लाइट से इफेक्ट हो रहे हैं प्लांट्स से एनिमल्स जो भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो ये भी अगेन कॉन्शियस का ही टॉपिक है, कॉन्शियसनेस का टॉपिक है ना। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर वेरी सेल्फ अवेयर। ह्यूमन बीइंग ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस होता है, खुद के लिए बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है क्या खुद मैं अच्छी दिखूँ, मुझे कौन सी पार्टी में ड्रेस पहननी चाहिए, ये सब क्या है? ये ह्यूमन बीइंग तो करते हैं, एनिमल्स करते कभी देखा है क्या आपने? तो ह्यूमन बीइंग खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखते हैं, स्पेशली गर्ल्स, है ना। ऐसे ही होता है ना, बॉयज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये था कॉन्शियसनेस टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है विच इज़ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जितने भी लिविंग फिनोमिनन होते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। देखो मैं बात करती हूँ, टिश्यू का फॉर्मेशन पता है कैसे होता है? जब एक सेल दूसरी सेल से, दूसरी सेल तीसरी सेल से इंटरेक्ट करती है तब एक टिश्यू बनाती है। वहीं सिमिलरली ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से इंटरेक्ट करता है। समझ में आया? ऑर्गन अगेन ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हो जाता है, लेकिन हमें उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। सो ये था ओवरऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछ ले यार, बिल्कुल मत हिचकिचाओ मत। और फ्राइडे को आपको डाउट सेशन आने वाला है, 9th का भी आएगा, क्लास 10th का भी आएगा, क्लास 11th का। आई नो क्लास 11 10th का कोई वीडियो अपलोड नहीं है, बट मैं कल इसको अपलोड कर दूँगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद माय वीडियो। बाय एवरीवन।